Hi everyone. So today we are going to continue with the topic exemption. There are few serial numbers left. We are going to finish it today. But before starting today's class, let us revise what we have done till now in this chapter. So we'll start from the beginning. Section 11. We'll do a quick revision. So we started with Section 11. It gives powers to the GST Council to exempt certain supplies of goods or services or both. Section 11(1) says talks about general exemption. This exemption can be wholly given to certain products, or it can be partly given. For example, the exemption could be 100% or it could be 75%, 20%, 30%. Also, the exemption could be absolutely given without any conditions, or there could be some conditions attached to the exemption. Only when, for example, only when these conditions are satisfied, the exemption will be granted. So both the things are there. Then the second subsection we talked about special exemption. यहाँ पर कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, कुछ स्पेशल ऑर्डर इशू करके आप कुछ गुड्स या सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन में स्पेशल पॉइंट ये है कि कोई भी नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन के बाद अगर इशू हुआ है और वो क्लैरिफिकेटरी नेचर का है, उसको ऐसा मानेंगे कि वो एग्जेम्पशन के टाइम पर ही इशू हो गया है, मतलब उस नोटिफिकेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा फ्रॉम द टाइम एट विच द notification of exemption was issued. Retrospective effect होगा उस notification का. That's the only point. And it is for both the exemptions here, general and special exemption. ठीक है, चलिए फिर हमने exemption start की थी. First of all, charitable activities. Charitable activities में याद रखेंगे entities, 12 AA वाली entities जो कि registered है income tax act में. चैरिटेबल एक्टिविटीज करती हैं ये, इन्हें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या ट्रस्ट्स के नाम से जाना जाता है. सो when we say these entities, the functions or the services of these entities are exempt, we do not mean all the functions given, all the functions of these entities are exempt. हमने एक्ट ने उनमें कुछ ही ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एग्जेम्प्ट की हैं. वो एक्टिविटीज देखते हैं. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कुछ भी एजुकेट करते हैं लोगों को, या फिर प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये चारों एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट कर दी हैं ओनली इफ दे आर प्रोवाइडेड बाय 12 AA एंटिटीज, राइट. चलिए नेक्स्ट, फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट. कुछ सर्विसेज को होली एग्जेम्प्ट कर दिया है इररेस्पेक्टिव उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है. सबसे पहले हमने देखा रिलीजियस सेरेमनी. कोई भी रिलीजियस सेरेमनी आप कंडक्ट करवाते हैं, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 12 AA में रजिस्टर्ड है, एंटिटीज हैं जो 12 AA में रजिस्टर्ड हैं, 2023C में रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट. बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स की ही बात कर रहे हैं. अगर वो अपनी प्रेमाइसेस रेंट पर देती हैं पब्लिक को, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिल जाएगी. बट इसमें 3 एक्सेप्शंस दिए हैं. बेसिकली एक्सेप्शंस नहीं है, ये एक लिमिट लगा दी है हर चीज पर कि अगर आपने जो रेंट आप कलेक्ट कर रहे हो वो इस लिमिट के अंदर होगा तभी एग्जेम्पशन मिलेगा. तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज अ कंडीशनल एग्जेम्पशन. देयर इज अ सर्टेन कंडीशन अटैच्ड टू इट. ओनली व्हेन दिस condition is satisfied, the exemption will be given to you. If the condition is not satisfied, exemption will not be given to you. So what are these conditions? First, if you are renting a room, the tariff should be less than 1000 rupees. Only then exemption is there. अगर 990 rupees का tariff है, exemption मिल जाएगा. अगर 1000 rupees का tariff है, exemption नहीं मिलेगा, उस पर GST लग जाएगा. ओपन हॉल एरिया की बात करें, ओपन एरिया की बात करें, 10,000 रुपीज पर डे से कम का आपका रेंट होना चाहिए, तब आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. अगर कुछ शॉप्स हैं, अदर स्पेसेस या बिजनेस और कॉमर्स के लिए जैसे यूज करने के लिए आप उन्हें दे रहे हैं, सो द रेंट शुड बी लेस देन 10,000 रुपीज पर मंथ, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा. इसके बाद हमने बात की थी दो आपके पिलग्रिमेज, जो आपके तीर्थ स्थान होते हैं, उनकी बात की थी. तो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो एग्जेम्प्ट कर दिए. फिर हमने बात की थी ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जब बात होती है तो कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज आर्ट, रिलेटेड टू आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स. तो ये सारी एक्टिविटीज अगर कोई देता है, दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट. देन वी केम टू एजुकेशनल सर्विसेज. एजुकेशनल सर्विसेज में देखेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. किस किस को इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज द सर्विस व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. द सेकंड इज
द सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है आगे किसी को, अपने स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को, वो एग्जेम्प्ट होगी। किन 3 लोगों को? स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ को। फिर हमने देखा कि अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और उसकी फीस कलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमने बात की जो सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ एंटिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक सर्विस इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी किसका? स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ का। फिर केटरिंग सर्विसेज, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को या किसी को भी केटरिंग सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं, मतलब खाने की सर्विसेज अगर देते हैं उनको, और उसके लिए आप किसी आउटडोर केटरर को हायर करते हैं कि आप आइए यहाँ पर कुक करिए और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो फैकल्टीज हैं उनको फूड सर्व कीजिए, सो दैट केटरर इज नॉट गोइंग टू चार्ज जीएसटी टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर हमने सिक्योरिटी क्लीनिंग की बात की, सिक्योरिटी क्लीनिंग या फिर हाउसकीपिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज है। फिर हमने देखा कि ये जो सारी तीनों सर्विसेज की हमने बात की, ये सिर्फ कब तक, किन के लिए एग्जेम्प्ट है? अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, तब एग्जेम्प्ट होगा। मतलब 12th क्लास तक का इंस्टीट्यूट है, 12th क्लास तक का स्कूल है, तब तक तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट होंगी। अगर 12th से ऊपर की स्टडीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में ये तीनों सर्विसेज पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली whoever is providing these services to colleges or universities, they will charge GST on that। और यही लोग अगर किसी स्कूल को ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, एग्जेम्पशन इफेक्ट में आ जाएगी। फिर हमने 2 और चीज़ों की बात करी। कुछ किसी एंटिटी से हमने एडमिशन या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई सर्विस ली, दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, इस पर यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ स्कूल्स के लिए एग्जेम्प्ट है, कॉलेजेस के लिए नहीं एग्जेम्प्ट है, ये दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है। सो बीट स्कूल, बीट कॉलेज, दोनों अगर ये सर्विसेज लेंगे, दोनों के लिए एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स। ये किसके लिए ज़्यादातर चलता ही किसमें है? कॉलेजेस में चलते हैं। सो ये एग्जेम्पशन उनके लिए नहीं है, स्कूल्स तक के लिए नहीं है, उसके बाद ये एग्जेम्पशन अलाउड है। चलिए, फिर हमने हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की। हेल्थ केयर सर्विसेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक वेटरनरी क्लिनिक विच इज़ फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये दोनों के लिए वेटनरी क्लिनिक्स होते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दीज आर एग्जेम्प्ट, टोटली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एम्बुलेंस सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज, चाहे कोई एक प्रैक्टिशनर, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर हो, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हैं, वो एग्जेम्प्ट है। अगर कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपका ऑपरेशन होता है या फिर आपको कंसल्टेंसी देते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, वट एवर इट इज एग्जाम्प्ट। पैरामेडिक सर्विसेज आर ऑल्सो एग्जाम्प्ट। फिर बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस इसमें हेल्थ केयर में ऊपर कवर अगर नहीं हो रही या नहीं मानता कोई, तो उनको अलग से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन विद दैट। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड बैंक सर्विसेज। अगर कोई ब्लड बैंक जो भी सर्विस देता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, पंचायत के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, दीज आर ऑल एग्जेम्प्ट। कुछ और सर्विसेज एग्जेम्प्ट है मतलब यहाँ बोल दिया सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक्सेप्ट फ्यू। उसमें ले लिया पोस्टल सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज। उसके बाद बोला कि एयरक्राफ्ट और वेसल की सर्विसेज टैक्सेबल होंगी, मतलब पोस्ट वाली सर्विसेज टैक्सेबल होंगी, एयरक्राफ्ट वेसल वाली टैक्सेबल होंगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स टैक्सेबल होगा। एनी सर्विसेज अदर देन द अबव। इसके अलावा ये जो ऊपर 3 सर्विसेज दी, इसके अलावा अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जा रही है, तब तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड नहीं की जा रही, तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए, तो ये क्लॉज बेसिकली बात क्या कर रहा है? 3 सर्विस ऐसी बोली कि ये किसी के लिए भी एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगी, ना जनरल पब्लिक के लिए, ना बिजनेस एंटिटी के लिए। फिर बोला सॉरी, फिर ये बोला कि बाकी जो सर्विसेज हैं इन तीनों के अलावा, अगर वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड की जाएंगी, तब वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्लॉज में हमने देखा, क्योंकि ऊपर वाले क्लॉज ने above clause said that all the services provided by the government except these 3 services if provided to a business entity they will be taxable। तो सारी बिजनेस एंटिटीज इसमें कवर हो गई। तो अब हमने देखा यहाँ पर इसने क्या किया, नेक्स्ट क्लॉज में इन्होंने बोला कि अगर वही सर्विसेज, इन 3 सर्विसेज A B C जो हमने बात की, उनके अलावा कोई भी सर्विसेज
अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की जाती हैं देन दे विल बी एग्जेम्प्ट, राइट। अगर गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है तब वो एग्जेम्प्ट रहेगी, एक्सेप्ट एबीसी। मतलब अगर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाती है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस जाता है, तब भी उस पर जीएसटी लगेगा। तो एबीसी के अलावा कोई भी सर्विस होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद ये बात बोली कि 5,000 से कम का अगर कंसिडरेशन हुआ दैट विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। 5,000 से कम का अगर कंसिडरेशन हुआ दैट विल बी एग्जेम्प्ट। कोई चीज अगर टैक्सेबल हो भी रही है तो अगर कंसिडरेशन 5,000 से कम है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट एबीसी। मतलब अगर पोस्ट ऑफिस की रिसीट आपको 50 रुपए की मिलती है देन इट विल बी टैक्सेबल। अगर कोई ग्रांट मिलती है, ग्रांट या एड के फॉर्म में कुछ मनी आपको मिलती है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ओल्ड एज होम जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है या फिर 12A वाली एंटिटीज चला रही हैं, जिनका कंसिडरेशन, जिसमें अगर आप रहने जाते हैं और वो आपसे 25,000 रुपए से कम चार्ज करते हैं देन इट इज एग्जेम्प्ट। अगर वो 50,000 रुपए या 25,000 भी चार्ज कर रहे हैं देन इट इज टैक्सेबल। इसका रीजन मैंने आपको बताया था। CGST, UTGST टू PSU बाय वे ऑफ गारंटर। गवर्नमेंट लोन, जब PSUs लोन लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए गारंटर बनती है, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है PSUs को, बीइंग अ गारंटर, दैट इज एग्जेम्प्ट। किसी भी लॉ में कोई रजिस्ट्रेशन आपको लेना है, फॉर एग्जांपल GST की बात करें, फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें, आपकी उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, शॉप एक्ट की बात करें, किसी भी टाइप के रजिस्ट्रेशन की बात करें जो कि रिक्वायर्ड अंडर लॉ है, उस केस में गवर्नमेंट आपसे GST चार्ज नहीं करेगी, एग्जेम्प्ट कर दिया है यहाँ पे। ये तो मैंने रजिस्ट्रेशन की बात की। दूसरा फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी या कोई सर्टिफिकेशन लेना है जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो उस पर भी GST चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, आपके पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो इशू करते हैं, उन पर भी GST चार्ज नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर कोई पैसा नॉन परफॉर्मेंस के लिए लेती है उस पर GST चार्ज नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए राइट टू यूज इंडिविजुअल फार्मर्स को अगर वो दे देती है कि आप यूज कर सकते हैं इसे, उस पर भी GST चार्ज नहीं करेंगे। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस अगर कुछ गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो उस पर भी GST चार्ज नहीं होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ERCC असाइन करता है और असाइन करते हुए भी सर्विस देता है, ये मैंने आपको बताया, एक्सट्रैक्शन रिलेटेड सर्विस है, माइनिंग रिलेटेड सर्विस है, उसकी रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, ये उन्हीं के राइट में आता है। इसका पूरा रेवेन्यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स कलेक्शन इज गिवन टू द स्टेट। सो स्टेट हैज द अल्टीमेट राइट, उनके एरिया में जो भी एक्सट्रैक्शन होता है उसके राइट स्टेट ही देता है। सो दिस इज वन वे ऑफ कलेक्टिंग, द स्टेट ऑल्सो कलेक्ट्स रॉयल्टी ऑन वट एवर क्वान्टिटी इज बीइंग सोल्ड। अगर आप माइनिंग, पत्थर की माइनिंग होती है, कोल की माइनिंग होती है, तो उस माइनिंग में वट एवर प्रोड्यूस इज बीइंग सोल्ड, प्रोड्यूस से मेरा मतलब है जो भी आपका प्रोडक्ट निकल कर आता है और आप जो सेल करते हैं, उसका एक रॉयल्टी वाला पार्ट गवर्नमेंट को जाता है। तो ये अगर जो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट देती है दैट विल बी एग्जेम्प्ट। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, अगर कोई रिहैब, मैंने आपको बताया था रिहैब सेंटर्स में क्या होता है, अगर आप अल्कोहल, ड्रग्स या इन सब का एडिक्शन है आपको और रिहैब सेंटर्स में जाते हैं, दे प्रोवाइड यू असिस्टेंस टू आपकी जो एडिक्टिवनेस है उसे खत्म करने के लिए ये आपको असिस्टेंस देते हैं, तो उनकी भी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन पे आ गए थे, ये लास्ट क्लास में हमने किया था। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जेम्प्ट है, मतलब अगर आप लेबर को रखते हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेबर की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हैं GST से। लेबर के साथ अगर आपने मटेरियल भी दिया देन इट बिकम्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज चार्जेबल टू GST, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, लेबर को आप कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं, आप खुद जाके बोलें कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाइए या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करें, प्रोवाइडेड इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज जो होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और वो कंस्ट्रक्शन करा के, इरेक्शन, कमिश्निंग करा के जो फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट को जो सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, वो जो सर्विसेज हैं, दोज विल बी एग्जेम्प्ट। ऊपर हमने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की, सिविल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, नीचे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी लास्ट टाइम कि ऐसा क्यों करा गया। यहाँ पर सेपरेटली एक क्लॉज और डाला गया फॉर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। तो अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट भी है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, देन इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ TDR, FSI एंड लॉन्ग टर्म लीज, हमने RCM में पढ़ा था। अगर इस टाइप की डेवलपर्स को कोई लैंड दी जाती है फ्रॉम द लैंड ओनर कि आप इस पर डेवलप करें, ये सब करें, इस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाए और फिर बड़े प्रोजेक्ट को बेच दें, सो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। लॉन्ग टर्म लीज हमने देखा था 30 ईयर्स से ज़्यादा की होती है। इसमें लेकिन एक कंडीशन रख दी, कंडीशनल एग्जेम्पशन है। उन्होंने बोला कि जब डेवलपर उनको जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका वो आगे जब सेल करेगा,
तो उसका कंसिडरेशन के कंप्लीशन के पहले उसको कुछ कंसिडरेशन ले लेना पड़ेगा, तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। ऐसा क्यों बोला? अगर वो क्या फर्क पड़ जाएगा कि वो कंप्लीशन से पहले कुछ कंसिडरेशन ले या बाद में कंसिडरेशन ले। कंप्लीशन के अगर बाद कंसिडरेशन लेगा तो ये जो आपका सप्लाई होगा वो जीएसटी से बाहर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देन इट विल बी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर हमने पढ़ा है कि अगर वो कंप्लीशन से पहले 1 रुपए भी ले लेता है देन इट बिकम्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रही है आपका जो भी प्रोजेक्ट है जब आप उसे सेल कर रहे हो तब उस पर अगर आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे, तब जब अगर उस पर आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे तभी आपको हम ये वाली एग्जेम्पशन देंगे। अदरवाइज अगर आप उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे तब हम ये वाली एग्जेम्पशन आपको ग्रांट नहीं करेंगे। अगले पे आ जाते हैं। अगला क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, नॉट गुड्स। सो पैसेंजर्स के लिए क्या क्या है? सबसे पहले स्पेसिफिक बात करते हैं। एयर ट्रैवल को एग्जाम कर दिया, लेकिन एयर ट्रैवल एग्जाम वैसे तो नहीं है। तो किस एयर ट्रैवल की बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला कुछ स्टेट्स हम आपको बता रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट्स हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ से या तो आपकी जर्नी शुरू हुई है या फिर आपकी जर्नी टर्मिनेट हुई है, दोनों ही केसेस में आप पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और बागडोगरा। तो इन एयरपोर्ट से या तो आपकी जर्नी शुरू हुई है या फिर आपकी जर्नी खत्म हुई है, उस केस में आप पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज एक्सेप्ट, मतलब नॉन एसी की बात कर रहे हैं। नॉन मतलब एसी का क्या बोला इन्होंने? एसी क्या बोलना चाह रहे हैं? एसी इज टैक्सेबल। तो नॉन एयर कंडीशन इज एग्जेम्प्ट। एक्सेप्ट मतलब ये एक्सेप्शन है, ये टैक्सेबल हो जाएंगे। कोई रेडियो टैक्सी अगर है इट विल बी टैक्सेबल, अगर नॉन एसी है तब भी। टूरिज्म या फिर कंडक्टेड टूर या चार्टर बसेस आपने देखी हैं जिस पर सॉरी जो कंपनी होटल्स वाले या फिर और लोग हायर करते हैं और उन पे टूरिज्म वगैरह कराते हैं, दोज विल बी चार्जेबल टू टैक्स। स्टेट कैरियज, स्टेट बसेस जो होती हैं वो उन्होंने बोला नॉन एसी विल बी एग्जेम्प्ट, एसी वाली बसेस विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। चलिए अगला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर। कुछ ऐसे स्पेसिफिक आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर कुछ एयरपोर्ट्स आते हैं, अगर वहां से फ्रॉम एंड टू, जैसे ऊपर हमने बात की थी, ऐसी कुछ ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पर ऊपर हमने कुछ और की बात की थी, यहाँ पर हम किसी और चीज़ों की बात करें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेलवे, रेलवे से ट्रैवल करेंगे एग्जेम्प्ट है, लेकिन सर हमारा जो टिकट होता है उस पर तो जीएसटी लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि एक्सेप्शंस हैं दो। एसी कोच में अगर आप ट्रैवल करते हैं जीएसटी लगेगा, फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं जीएसटी लगेगा। तो बचा क्या? फिर वो जनरल क्लास बचा, जिसे सेकेंड क्लास बोला जाता है। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे आर एग्जेम्प्ट, जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जेम्प्ट है एक्सेप्ट टूरिज्म इन वेसल, मतलब टूरिज्म इन वेसल टैक्सेबल हो जाएगा। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शाज। मीटर्ड कैब बोला, रेडियो टैक्सी नहीं बोला। तो ओला उबर आपकी रेडियो टैक्सी में आती है, मीटर्ड कैब में नहीं आती। और ऊपर जाके देखेंगे तो रेडियो टैक्सी जो है आपकी वो चार्जेबल टू टैक्स है, इसलिए आपके ओला उबर पे टैक्स लगता है। मीटर्ड कैब कौन सी होगी? मीटर्ड कैब आपने मुंबई में देखी है, जो काला पीला जिसे बोलते हैं, काली पीली टैक्सी। So those are metered cab, they are exempt. Okay, auto rickshaws are exempt, e-rickshaws are exempt. चलिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के केस में उन्होंने बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज एग्जेम्प्ट, मतलब रोड से अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट, लेकिन एक्सेप्शंस दे दिए दो। क्या एक्सेप्शंस दे दिए? बोलते हैं अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। अच्छा, जीटीए से याद आ जाता है, कुछ हमने आरसीएम में भी पढ़ा था। आरसीएम में हमने क्या पढ़ा था? आरसीएम में हमने देखा था कि जीटीए पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। सो ऑब्वियसली बात है आरसीएम कब लग रहा है? जब टैक्सेबल होगा, इसीलिए यहाँ पर इसे एग्जेम्पशन से हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, रोड से जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एग्जेम्प्ट तो करा है इन्होंने, बट 90% और 95% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय जीटीए ओनली। तो जीटीए के अलावा कोई ट्रांसपोर्टेशन जिसमें जो कोई करता है वो, इनकी एग्जेम्पशन बेसिकली मिली किसे? अगर आप देखते हैं ठेले वाले हैं या फिर कोई छोटे मोटे एक टेम्पो ऑटो वगैरह होते हैं, वो अगर ट्रांसपोर्टेशन कुछ करते हैं उन्हें एग्जेम्पशन दे दिया। अदरवाइज जीटीए तो आप कोई भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे वो आप जीटीए से ही कराते हैं। तो देखिए लॉ का प्ले देखिए, यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया बट जीटीए को एक्सेप्शन में लिखा, मतलब जीटीए ट्रांसपोर्टेशन बाय जीटीए विल बी टैक्सेबल। वहां आरसीएम में इंक्लूड कर दिया, टैक्सेबल तो है लेकिन जीटीए
खुद टैक्स नहीं देंगे, जो उनका रिसिपिएंट है वो टैक्स देगा, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएगा। When provided by courier agency, अगर courier agency जो होती हैं जितनी भी ब्लू डार्ट वगैरह इस टाइप की कोई भी courier agency है, ये these are taxable to GST, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं courier की, these are taxable to GST. So इनके अलावा कोई अगर रोड से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एग्जेम्प्ट है, मैंने आपको एग्जांपल दी कौन से रोड वाला ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। दूसरा, इनलैंड वाटरवेज का अगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ दैट इज एग्जेम्प्ट। बोल रहे हैं अगर रेल से या फिर वेसल से, रेल से और वेसल से, रोड की बात नहीं की यहाँ पे, रेल से या वेसल से अगर आपने ये फॉलोइंग मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किए, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हमने देखा था बहुत नेसेसिटी वाले आइटम्स थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जीटीए सर्विसेज, तो हम अब जीटीए सर्विसेज की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली क्यों करा यहाँ पर एग्जेम्पशन, ये इसलिए करा भी हम देखेंगे। यहाँ पर बस एक एग्जेम्पशन होगा, ये जो मटेरियल्स हैं इन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ये सारे मटेरियल्स जो जीटीए द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं दोज विल बी एग्जेम्प्ट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या इंक्लूड किया था, ओनली रेल एंड, ये देखेंगे यहाँ पर इन्होंने सिर्फ रेल और वेसल से ट्रांसपोर्टेशन इन मटेरियल्स का एग्जेम्प्ट किया था। मतलब अगर रोड से ट्रांसपोर्टेशन हुआ दैट विल बी टैक्सेबल, राइट। अब यहाँ देखिए जीटीए में भी ये सारे मटेरियल्स इन्होंने ले लिए। तो अगर रोड से, ध्यान से सुनेंगे, रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जीटीए के थ्रू हो रहा है तब यहाँ पर एग्जेम्पशन है। रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और जीटीए के थ्रू हो रहा है तब यहाँ पर एग्जेम्पशन है। तो क्या बचा? सर रोड से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लेकिन जीटीए के थ्रू नहीं हो रहा, तब टैक्सेबल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर आके देखते हैं, ये देखिए जीटीए के अलावा कुछ भी अगर रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो चुका है इस एंट्री से। सो इट इज सेफ टू से कि ये जो मटेरियल्स हैं ये किसी भी तरह ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रेल से हो, वेसल से हो, रोड से हो, रोड में जीटीए से हो या फिर नॉन जीटीए से हो, ये सारे आइटम्स एग्जेम्प्ट रहेंगे, राइट। चलिए, जीटीए में इन मटेरियल्स के अलावा कुछ और दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया गया। उन्होंने बोला अगर एक ट्रक की बात करें, एक ट्रक का जो आप कॉस्ट ले रहे हैं वो 1500 से कम का है, जो मटेरियल उसमें जा रहा है वो 15 मटेरियल से नहीं है बात, कंसिडरेशन जो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहा है वो 1500 से कम है, एग्जेम्प्ट। अगर एक पर्सन से, एक ट्रक में बहुत सारे लोगों का स्टॉक जा रहा है, लेकिन एक पर्सन, हर एक पर्सन का अगर देखा जाए, या फिर हर एक पर्सन का छोड़िए, आपने जो भेजा था, आपके पास जो बिल आया वो 750 रुपए से कम था, इट विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है। मतलब बेसिकली जो जीटीए सर्विस देता है वो दो टाइप से देता है। या तो आप उनसे बोल सकते हैं कि ये पूरी गाड़ी आप हमें रेंट पे दे दीजिए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं कि हमारे ये गुड्स हैं, आप इनको ले जाइए, आप इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। सो इफ आप पूरी गाड़ी लेते हैं, पूरा कैरियज लेते हैं और उसका रेंट 1500 से कम हुआ, एग्जेम्प्ट। आप सिंगल पैकेट देते हैं, उसका रेंट 750 से कम हुआ, एग्जेम्प्ट। इन दोनों से ज्यादा हुआ, टैक्सेबल। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पर एक्सेप्ट लगाना भूल गया हूं मैं, यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा। सो बेसिकली इसमें अगर इसे जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड की दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। तो एग्जेम्पशन दिखता है, ये है नहीं। इससे बचा कौन? सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर। सो इफ जीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल पर्सन देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। इनके लिए अगर कोई जीटीए ट्रांसपोर्टेशन करता है वो एग्जेम्प्ट है। डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, बेसिकली गवर्नमेंट्स की बात हो गई सारी। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की थी, आरबीआई कोई भी सर्विस देता है, एग्जेम्प्ट है। बैंक्स बहुत ही मेजर है, डिपॉजिट्स या लोन या एडवांसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ जाता है आपका अच्छा, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर कहीं भी बैंक नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप भी इन योर पर्सनल कैपेसिटी अगर किसी को लोन या डिपॉजिट देते हैं, उस पर इंटरेस्ट लेते हैं किसी से, एक इंडिविजुअल भी तो दूसरे इंडिविजुअल को डिपॉजिट दे सकता है या लोन दे सकता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि ये सिर्फ बैंक के लिए। एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इंडिविजुअल के आते हैं, आपको बताएंगे कि ये बिजनेसमैन है, ये इसका बिजनेस करता है। इसके एग्जेम्पशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो दो टाइप से आते हैं। एक तो आपकी टर्नओवर लिमिट के लिए वो कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट दे देंगे, आपको बताएंगे नहीं ये एग्जेम्प्ट है, वो एक ऐसी सर्विस दे देंगे कि लोन दिया, उसका इंटरेस्ट मिला साल में 25 लाख रुपए, तो अब आपको देखते हैं कि इसे इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आती है। दूसरा आता है
कि टोटल इनकम बता दी किसी की, एक ही इनकम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 इनकम दे दी, उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होंगी, कुछ टैक्सेबल होंगी, आपसे बोलते हैं पूरी आप टैक्स लायबिलिटी बताइए। सो दीज वे, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा येस और नो पूछने के लिए, दीज एग्जेम्पशंस आर इनकलकेटेड इन योर इंडिविजुअल क्वेश्चंस। 5-10 मार्क्स के, 5-6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आपके बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एक एक पार्ट ये एग्जेम्पशन का डाल देते हैं, सो इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी दैट वेज। देन सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग बैंक्स एंड ऑथराइज डीलर, आपस में अगर बैंक्स और ऑथराइज डीलर्स सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी करते हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट। बीएसबीडी जनधन योजना से अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई बैंकिंग कंपनी, वो आपसे जो भी चार्जेस लेती है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर जो कार्ड ट्रांजेक्शन आप करते हैं, सिंगल कार्ड ट्रांजेक्शन 2000 रुपए से कम है, तो उस पर जो चार्जेस लगते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हमने 25 मिनट लगा दिए रिवीजन करने में, बट दैट्स ओके। आई थिंक रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग तो करते नहीं है रिवीजन अपने एंड पर, मुझे ही कराना पड़ेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विसेज। सो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज होती हैं अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, वो सारी एग्जेम्प्ट है, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज बाय आर्मी और नेवी टू इट्स ऑफिसर्स। जो आर्मी और नेवी अपने ऑफिसर्स को अलग टाइप, उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, इसीलिए एक सेपरेट पॉइंट है इनके लिए। सो वो जो आर्मी, हमारी जो आर्मी है या हमारी नेवी है, वो अपने ऑफिसर्स का जो इंश्योरेंस कराती है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस दैट वी गेट फ्रॉम एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनीज, सो दैट इज एग्जेम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज बाय नेवल ग्रुप टू कोस्ट गार्ड, जो कोस्टल गार्ड्स होते हैं उनके, नेवल ग्रुप जो कोस्टल गार्ड्स का लाइफ इंश्योरेंस कराता है, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट बोल रहे सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम। ये कुछ स्कीम्स हैं, इनके अंडर अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन स्कीम्स में, देन दीज आर गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं जनरल इंश्योरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ का होता है, इन केस समबडी डाइज देन दिस इंश्योरेंस बिकम्स एक्टिव। आप बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, ओके? सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। लाइफ इंश्योरेंस ओनली रिलेटेड टू योर लाइफ। इसमें बहुत टाइप की पॉलिसीज आती हैं, रिस्क कवर होते हैं, किसी में कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, देयर आर वेरिएंट्स, डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। Then comes your general insurance. What is general insurance? General insurance, for example, आप अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराते हैं, उसका भी इंश्योरेंस होता है। आपके पास, आप स्टॉक में डील करते हैं, आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं। सो दीज टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज आर कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, मैं नामों में नहीं जाऊंगा, बस एक बार रीड करने की जरूरत है। वेरियस जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। सो बेसिकली इंश्योरेंस को इनका प्लान नहीं है इंश्योरेंस को बहुत कॉस्टली बनाने का, इट इज वेरी चीप, राइट? चलिए, सर्विसेज ऑफ रीअश्योरेंस ऑफ अबव स्कीम्स। वो कह रहे हैं सर्विसेज ऑफ रीअश्योरेंस, मैंने आपको शायद एक बार किसी टॉपिक में कवर हुआ था, और मे बी नॉट, आई विल टेल यू। हाँ, हमने जब ब्लॉक क्रेडिट्स पढ़े थे तब ये बात की थी। रीअश्योरेंस भी एक चीज होती है, हो सकता है जैसे LIC की बात करें, SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस आप सबका लाइफ इंश्योरेंस कर रही है, लेटेस्ट से उन्होंने 1000 पीपल का लाइफ इंश्योरेंस कर लिया। नाउ देयर that life insurance that SBI has done, it creates a big liability on the head of SBI. What if these people die? And some of them are eventually going to die. उसे कोई नहीं रोक सकता। So एक liability तो होती है, वो हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, that depends. So now how is SBI gaining from it? एक तो ये होता है कि basically वो प्रीमियम सबसे लेते हैं, उन 1000 लोगों से लेंगे, but not everybody out of those 1000 people are going to die, only few are going to die. So that's the business model of insurance companies. But there's always a certain risk. What if a lot of people, majority of people in them die? तो उससे क्या होगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लॉस में चली जाएगी, बैंकरप्टी हो जाएगी बेसिकली। So what these insurance companies do, they insure themselves also. मतलब इंश्योरेंस कंपनी खुद का भी इंश्योरेंस करा लेती है कि देखिए हमारी इन 1000 लोगों की लाइबिलिटी है, वी नीड इंश्योरेंस फॉर दैट, जस्ट इन केस इनके ज्यादा डेथ रेट हो गया, वी विल नीड यू टू पे टू अस। तो ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज का भी इंश्योरेंस करती हैं। सो दिस
this thing that we are talking about is called reassurance और reinsurance, ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि सर्विसेज ऑफ रीअश्योरेंस टू ऑफ द अबव स्कीम्स, तो इन जो स्कीम्स का है उसका रीअश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होगा, राइट. चलिए, अच्छा, जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है, स्टॉक का भी, इस टाइप के बहुत सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पेंशन स्कीम. अब यहाँ बोल रहे हैं बहुत टाइप की पेंशन स्कीम्स हैं इंडिया में. सो अटल पेंशन योजना है, उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता. कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन एज पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अगर पेंशन स्कीम होती है उसमें अगर आप कोई पैसा जमा कराते हैं या कंट्रीब्यूशन देते हैं, दैट इज फ्री फ्रॉम जीएसटी. तो पेंशन में हमें दो चीजें याद करनी है, अटल पेंशन योजना एंड पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. चलिए, लीजिंग सर्विसेज पे आते हैं. लीजिंग सर्विसेज में क्या बोल रहा है, ये बहुत लंबा है, ये बहुत यहाँ पर ज्यादा दिया हुआ है, मैंने इसे पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है, तो हम पॉइंट से देखेंगे कि क्या समझ में आ रहा है. पहली बात तो लॉन्ग टर्म लीज की बात कर रहा है. व्हाट आर लॉन्ग टर्म लीज, मतलब कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी अपफ्रंट पेमेंट अगर आप देते हैं, प्रीमियम पे, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, जितना भी जिस भी भाषा में उसे बोलें, फॉर लॉन्ग टर्म लीज. लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 इयर्स या उससे ज्यादा के लिए. ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस कॉमर्स की भी बात नहीं कर रहे हैं. इंडस्ट्री इज डिफरेंट, आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है ना, ना ही सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर. फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहां पर आपको उसे रेंट पर नहीं देना, आपको वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि ये लीज किसने दी है, स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, हैविंग 50% और मोर ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो बेसिकली अगर कोई भी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं, अपफ्रंट पेमेंट प्रीमियम के थ्रू या किसी भी तरह, लॉन्ग टर्म लीज का, जो कि जो जगह है वो किस लिए यूज होनी है, इंडस्ट्रियल प्लॉट होना चाहिए पहली बात तो, और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए. स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर रही है, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का 50% या उससे ज्यादा की ओनरशिप भी होनी चाहिए. इतनी सारी कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी तब जाके वो लॉन्ग टर्म लीज का जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है. अगला, लीजिंग ऑफ एसेट्स बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज. सो बेसिकली देयर इज अ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज लीजिंग एसेट्स टू इंडियन रेलवेज, ठीक है. एक कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, वो एसेट परचेज करती है, वो इन्हें फर्दर लीज करती है इंडियन रेलवेज को. ये उनका एक मॉडल है, बेसिकली दे हैव मेड दिस मॉडल, सो दैट लीजिंग इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, वो एग्जेम्प्ट है. मतलब अगर वो कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हमारी रेलवेज को कोई भी कोचेज या फिर वैगन्स जो रेलवे में यूज होते हैं वो रेंट पर देती है, ऑब्वियसली लीज पर ही देती है सारे एसेट्स. So उस केस में this leasing is going to be exempt. Okay. Now services provided by government. ये कह रहे हैं services provided to government है, यहाँ पर to होना चाहिए, गलत लिख दिया है. Services provided by government हमने ऊपर पढ़ लिया. These are services provided to government. अगर कोई भी प्योर सर्विस प्रोवाइड की, प्योर सर्विस से क्या मतलब है, सोच के देखेंगे. प्योर सर्विस, प्योर लेबर सर्विस तो समझ आया था कि उसमें कुछ मटेरियल वगैरह मिक्स नहीं है, यहाँ प्योर सर्विस की बात कर रहे हैं. प्योर सर्विस से इनका मतलब है कि कॉम्पोजिट नहीं होनी चाहिए. कॉम्पोजिट क्या होती है, सर्विस के साथ कुछ गुड्स भी मिक्स हैं. अब वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है या कुछ और भी सर्विसेज हमने पढ़ी हैं जो कॉम्पोजिट नेचर की होती हैं. सो इफ दीज आर प्योर सर्विसेज, दीज आर exempt फ्रॉम जीएसटी, राइट, इफ प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट. अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दीज आर एग्जेम्प्ट. तो इससे अभी तक ये पता चल रहा है कि कॉम्पोजिट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा. अभी तक की अंडरस्टैंडिंग ये है दैट द कॉम्पोजिट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट विल बी टैक्सेबल, राइट. देखते हैं आगे. और उन्होंने बोला कि पंचायत अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट के किसी भी एंटिटी के फॉर्म को, ये सारे गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या तो पंचायत या फिर कोई भी म्युनिसिपैलिटी, तो उस केस में वो भी एग्जेम्प्ट होगी, उस पर जीएसटी चार्ज
नहीं होगा. सो प्योर सर्विसेज एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, जैसे कि हमने देखा था अगर गवर्नमेंट, इफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट through panchayat or municipality were exempt, here services provided to government by panchayat or municipality is also exempt. So दोनों साइड से exempted, to and by. आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर प्योर सर्विसेज एग्जाम कर दी थी. लेट अस गो अहेड एंड सी whether composite services are totally taxable if provided to the government. See, there is an exemption to composite supply also. लेकिन क्या ये fully exempt है? अगर fully होता तो ऊपर ही कवर हो जाता. So there must be something. देखते हैं क्या लिखा है. Composite supply provided to the government. Composite supply गवर्नमेंट को अगर हम प्रोवाइड करेंगे, composite supply means लेबर भी है, गुड्स भी है. Goods भी है, supply of goods is there, supply of labor is there. Essentially works contract services की बात कर रहे हैं. Provided to the government, they will be exempt, but condition देखिए क्या है. Value of goods should be less than 25% of the total value. वो कह रहे हैं तब exempt हो जाए. मतलब let us suppose there is a contractor ABC. That contractor is providing services to the government. उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 100 करोड़ रुपीस. 100 करोड़ रुपीस उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी. क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है? यस, कॉम्पोजिट सप्लाई. बोथ गुड्स आर आल्सो देयर, योर सर्विसेज आर आल्सो देयर, राइट. नेक्स्ट, अब उसमें से गुड्स का प्रोपोर्शन देखना है कितना है. तो हमने जब देखा तो उसमें से 40 लाख रुपीस के गुड्स थे, 40 करोड़ रुपीस के गुड्स थे और 60 करोड़ रुपीस की जो वैल्यू थी वो लेबर की थी या फिर सर्विसेज की थी. इस केस में वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट या पूरा का पूरा कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ 100 CR एग्जेम्प्ट होगा क्या? नहीं होगा. एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी चार्जेबल टू GST. 100 CR totally will be chargeable to GST. Let us take another scenario. Same contract, composite supply, works contract services, total consideration of contract, your project value is 100 CR. गुड्स की वैल्यू उसमें से कितनी है? 20 करोड़ रुपीस. बाकी का 80 करोड़ किसकी है? सर्विसेज की है, लेबर की है, whatever services they are there. क्या ये exempt हो जाएगा? Yes. The entire 100 crore rupees of contract is exempt under GST. Why? Because the effect of this clause. ठीक है. लेकिन ये सारे कॉम्पोजिट सप्लाईज के लिए नहीं बोल रहा है. ये किस कॉम्पोजिट सप्लाई की बात हो रही है? द कॉम्पोजिट सप्लाईज दैट आर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, राइट. चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कोई भी कॉम्पोजिट सप्लाई अगर पंचायत इनको दे रही है या फिर म्युनिसिपैलिटी इनको दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी. दैट इज ओके, बिकॉज ऊपर वाले क्लॉज में भी ऐसा ही था. सो नीड नॉट वरी. अगर लेंथी लग रहा है ये पूरा प्रोविजन, डोंट वरी. 2 रिविजन हो चुके हैं, एक और रिविजन कराऊंगा, वैसे ही याद हो जाएगा. दूसरी बात, आपको बस राइट साइड का जो चार्ट है उसे ग्रो थ्रू करना है. आई एम 100% श्योर हाफ एन आवर मैक्सिमम यू विल रिवाइज दिस एंटायर चैप्टर. चलिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप. फेयर प्राइस शॉप्स कौन से होते हैं? जो राशन शॉप्स वगैरह होते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए वो शॉप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसे? गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट उन्हें बोलती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ये सारा. सो दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट. सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. Services provided under insurance scheme to central government where total premium is paid by. अगर कोई इंश्योरेंस सर्विस ऐसी है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जा रही है और पूरा का पूरा प्रीमियम उसमें गवर्नमेंट ही दे रही है, then it will be exempt. Irrespective of किसके लिए है, क्या है, it will be exempt. कंडीशन क्या है यहाँ पर? टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही हो उसका. Training services to CGSG UT where total premium is paid by such government. तो भाई ट्रेनिंग सर्विसेज अगर किसी टाइप की हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी जा रही हैं where total amount is being paid by the government, then it is exempt. GST and services to the government for implementation. GST क्या है? Goods and Service Tax Network. ये जो पोर्टल है इसे GST इन पोर्टल बोला जाता है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, हम देखेंगे कुछ दिनों में. So this entire this function is being outsourced to an entity. ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है.
ये अपने आप में एक नेटवर्क है. सो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू जीएसटी टू द पब्लिक. सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पब्लिक, बट अल्टीमेटली बोला किसने इन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए? द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड देम टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज. सो बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द government as well. So these services provided by the GSTN network is exempt. So whatever amount they charge to the government, that will not be leviable to GST, right? Next आते हैं स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज. स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में देर आर वेरियस स्किल इंस्टीट्यूट. स्किल होती क्या है पहली बात तो, अब एक तो होती है मतलब बेसिकली लेबर होती है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड. आपने सुना होगा. तो अनस्किल्ड लेबर क्या होती है? जैसे अगर आपको कुछ आपके सीमेंट के बैग्स हैं, वो एक लोकेशन पे रखें, आपको उठा के उन लेबर से चाहिए कि वो दूसरी लोकेशन पे रख दें. दैट इज अ जॉब फॉर अनस्किल्ड लेबर. उसमें कोई स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक आदमी कर सकता है दूसरा आदमी नहीं कर सकता. एनीबडी हु हैज द कैपेसिटी टू लिफ्ट देम, दे कैन लिफ्ट दोज बैग्स, राइट? एक होता है फॉर एग्जाम्पल बीडी मैन्युफैक्चरिंग. बीडी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो ह्यूमन बेस्ड है पूरा मैन्युफैक्चरिंग उसका. तो उसमें कुछ एक स्किल चाहिए. आपने देखा है वीविंग होती है, वीविंग होती है, उसमें स्किल चाहिए होती है. दोज आर स्किल. वो आप किसी से भी बोल देंगे, हर कोई नहीं कर सकता. लेकिन उसके लिए ऐसा भी नहीं कि आपको कोई नेचुरल बॉर्न टैलेंट चाहिए. स्किल इज समथिंग विच कैन बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ प्रॉपर ट्रेनिंग. अगर आप ट्रेनिंग दे देंगे किसी को तो वो कोई भी सीख सकता है. आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कुछ टाइम तक. सो दैट इज व्हाट स्किल इज, राइट? अब आपको मैं कितना भी सिखा दूं, आप एक बहुत ही अच्छे डांसर नहीं बन सकते. कई लोग बन सकते हैं, कई लोग नहीं भी बन सकते. तो दैट इज बेस्ड ऑन टैलेंट. बट देयर आर थिंग्स विच कैन बी डन आफ्टर अ प्रॉपर ट्रेनिंग. So why government has always been stressing on skill development? Why? India is a country with huge population. We have huge amount of labor with us, huge amount of skilled, unskilled, all type of labor. So basically हमारे यहाँ unskilled population ज़्यादा है, unskilled labor ज़्यादा है. So if we train them, if we tell them what to do, and they learn that, the entire unskilled labor will be converted into skilled labor, और वो हमारे लिए बहुत important हो जाएगी और वो हमारी country के development में बहुत help करेगी. So government has always been मतलब बहुत सारे programs निकालती रही कि इससे यहाँ पर हम पैसे देंगे लोगों को सीखने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे. Because ultimately these people are going to help the government only in the production of, they are going to help us in the economic activities. So वो ये बोल रहे हैं any services provided by all these organizations, all these skill development organizations for the development of skill in the people, और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है. ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके अंडर इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है. सो वट एवर सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू द गवर्नमेंट, दीज आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट. आपको क्या याद करना है? स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं अपनी स्कीम्स के द्वारा, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दोज आर एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, जो इनका ऑडिट होगा, that also will be exempt. Assessment या फिर audit services to such skill development institutions, this will also be exempt. ठीक है, आगे देखते हैं. ओ माय गॉड, खत्म हो गया. हाँ जी, ये चैप्टर हो गया है खत्म. इनके साथ कुछ गुड्स भी हैं. ये मैंने आपको सिर्फ सर्विसेज बताई, गुड्स भी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं. गुड्स मैं आपसे बोलूंगा आप अपनी बुक से पढ़ लें, बिकॉज देयर इज नथिंग एज सच टू एक्सप्लेन इन द गुड. अगर मिल्क है तो वो मिल्क एग्जेम्प्ट है, मतलब एग्जेम्प्ट है. So there is nothing to explain in those goods. Just go through it. आप बोलोगे तो मैं एक बार एक क्लास भी उसके लिए बना दूंगा. I'll just read it out to you, but I don't think there is anything which is there to understand in that particular topic. तो आप अपनी बुक से जितने भी goods हैं आपके, मैं अगर आप बोलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा 10-15 minutes I'll provide it to those exemption of goods. Otherwise this chapter is over. There's only one chapter left. Let me tell you, there's only one chapter left, which is procedural compliances under GST. So I think it is going to take 2 classes, 2 lectures लगेंगे उसमें. So we'll do it in the next 2 classes and then we'll be done with our indirect taxation. थोड़े थोड़े miscellaneous topics अगर कुछ होते हैं, कुछ information ऐसी है जो important है लेकिन अभी तक किसी chapters में cover नहीं हुई, वो मैं आपके जो procedural compliances खत्म होगा उसके बाद I'll take half an hour. I have noted all these points which are important, have not been covered in the previous classes. Some clarifications on the previous topics which we have done already.
but there's some confusion or some clarification that I need to give you, I'll do that also. So we'll cover that up, don't worry about it. I hope समझ आ रहा होगा. And so we'll start with procedural compliance in the next class, and then we'll move ahead to direct taxation. चलिए, all the best, keep studying. I hope you had a good time watching the class. Bye bye, take care.